हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, हमने एक छोटा सा चैप्टर छोड़ दिया था याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैग्नेटिज्म। मैंने कहा था इसको पढ़ा दे देंगे। तो देखो, अभी ये तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट जो होने वाला है उसमें ये इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 लेक्चर का ये चैप्टर है। बोर्ड के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ठीक है, बोर्ड के लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी उसके लिए नहीं। वैसे इस बार इसमें से कुछ पोर्शन हटाया भी है, लेकिन हम कंप्लीट पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट के बारे में वैसे थोड़ा सा बता चुका हूं पहले, फिर से पढ़ लेते हैं। लेकिन ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट बोलते हैं। एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। दोनों पोल जो होते हैं वो जस्ट कॉर्नर, जस्ट इसकी जो एज है इससे थोड़ा अंदर होते हैं ये, ठीक है। इन पोल की एक पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे चार्ज का पार्टिकल के पास उसका चार्ज होता है, ऐसे इस मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ होती है, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होते हैं, ऐसे ये प्लस एम और माइनस एम इसकी पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्मॉल एम जो है ये पोल स्ट्रेंथ है। इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर इंटू मीटर है, ठीक है बेटा। इसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो एल है, लेकिन जो दोनों पोल के बीच की सेपरेशन है ये एल इफेक्टिव कुछ अलग होती है, थोड़ी कम होती है एल इफेक्टिव, ठीक है। ये मैग्नेटिक लेंथ है और ये ज्योमेट्रिक लेंथ है। इन दोनों का जो मैग्नेटिक लेंथ है थोड़ी कम होती है, मैंने बताया था 5L/6 के आसपास होती है ये। जो एल इफेक्टिव होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 5L/6 होता है। ये मैग्नेटिक लेंथ है और ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। ये पोल स्ट्रेंथ हो गई। एक होता है बेटा, यहां पे इफेक्टिव लेंथ हो गई प्लस एम माइनस एम, दो पोल हो गए। नॉर्थ पोल को हम प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ पोल को हम माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बेटा यदि बात करें, ये जो एक्सिस है इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। दोनों पोल से पास करने वाली जो एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? एन एक्सिस passing through both the poles, ठीक है। ये होता है इसका इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है ये होता है बेटा एक ऐसी, यदि मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन बोले तो प्लेन, और मैग्नेटिक इक्वेटर एक्सिस बोले तो एक्सिस, तो ये एक लाइन जो होती है ये इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है और इस मैग्नेट के सेंटर से पास करती है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस and passing through the center of the magnet, ठीक है।
ये इक्वेटर होता है इसका। तो ये मैग्नेट के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें देख रहे हैं जो हमें टर्म्स याद होनी चाहिए। ये इसको लिखो, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। इसको नोट कर लो पहले बेटा। मैग्नेट के बारे में छोटी मोटी चीजें हैं, लिख लिया होगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी? वो भी इमेजिनरी लाइंस होती थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। वहां यदि उस एक कर्व जो है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व होता था, उसे किसी एक पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो वो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो ये भी नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में टेंजेंट आएगी इन पे भी। तो इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, साथ साथ लिखते चलेंगे। लिखो, these are the imaginary lines, these are the imaginary lines corresponding to net magnetic field, these are the imaginary lines corresponding to net magnetic field, corresponding to net magnetic field such that if any tangent is drawn at any point, if a tangent is drawn at any point, if a tangent is drawn at any point, then it will represent the direction of net magnetic field, then it will represent the direction of net magnetic field। नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वैसे बोलना गलत है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। क्यों? क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होती है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है उसके मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता था कि फोर्स उसी डायरेक्शन में रहेगा। लिख लेना आगे, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर भी कहीं किसी केस में किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तो ठीक है, इग्नोर करना, मान लेना कि ठीक है मैग्नेटिक फोर्स लाइन वो ही चीज है, वैसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? क्योंकि इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम रीजन है वही। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from north pole of the magnet
या जनरेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड ended to south pole ended to south pole and inside the magnet these line moves from south pole to north pole. These line moves from south pole to north pole and make closed loop. बाहर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती है। ठीक है, लेकिन हम बाहर की फील्ड लाइन के बारे में ही बातें करते हैं कि बाहर की डायरेक्शन। यदि पूछा जाए कि मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम कहेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि अब अंदर या बाहर, इतना ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मान के चलो बाहर की पूछ रहा है वो। यदि स्पेसिफाई करके पूछता है तो फिर हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती हैं। एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसी बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट देखो बेटा, ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। यहां से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, ये जो सीधी वाली है इधर चली जाएगी इनफाइनाइट पे, और ये घूम के इनफाइनाइट से इधर की तरफ आएगी ऐसे, और इसको कंप्लीट लूप का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा ऐसे। तो देखो यहां नॉर्थ से जा रही है और यहां साउथ पे आ रही है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ है। एक फील्ड लाइंस यहां से कुछ ऐसे निकलेगी और इधर से ये ऐसे आई होगी, लेकिन इसके अंदर भी ये फील्ड लाइंस ऐसे चलेगी। ऐसे ही यहां से ऐसे नीचे निकल गई होगी, यहां से इधर से आई होगी, और ऐसे ये इसके अंदर। कुछ फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगी, ठीक है, ऐसे भी होंगी, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगी इनकी। ये एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, सारी लाइंस देखो क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रही हैं। ये लाइन भी जो है इंफिनिटी पे जाके और इधर से इंफिनिटी से ऐसे आती हुई मानी जाएगी, तो क्लोज लूप फॉर्मेशन माना जाएगा। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बातें होगी, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लेना, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैक्सवेल्स इक्वेशन मैंने बता दिया वैसे ही, लेकिन यहां भी बताना जरूरी है। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, देखो एच इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, in magnetostatics क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बन जाता है। ठीक है, यह आ जाएगा 0 हमेशा, ऑलवेज। ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस 0 बताता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, यह है मैग्नेटिक फ्लक्स, किसमें, एक क्लोज लूप में। ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स इन
ए क्लोज सरफेस ध्यान रखना, सरफेस पूरा एज ए स्फीयर है, उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख देंगे, कैसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो उसमें पक्का है बेटा कोई लाइन यदि अंदर गई होगी तो बाहर भी निकली होगी, क्योंकि वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। तो ऐसा नहीं रहा होगा कि अंदर जाके खत्म होगी। यदि अंदर एक मैग्नेट भी रखी होगी तो जितनी एक पोल पे खत्म हो रही है दूसरी उतनी पोल से निकल रही होंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में ऐसा एक पोल नहीं है वहां पे, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट का सिर्फ एक ही पोल वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। फ्रॉम Gauss law we can say that magnetic field lines forms closed loop and also can say that monopoles of magnet do not exist। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट के एक नॉर्थ पोल को तोड़ा और इस लूप के अंदर ले जाके रख दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। किसी को ऐसा लग सकता है सर ऐसा तो कर ही सकते हैं, जैसे ये कोई एक क्लोज सरफेस है, हम क्यों ना एक पोल को अंदर रख दे दूसरा इधर रख दे, ये मान लो नॉर्थ रख दिया साउथ रख दिया। किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, सर देखो ये देखो अंदर आ गया एक पोल, क्या दिक्कत है इसमें, मतलब खत्म हो जाएंगे यहाँ, इससे जनरेट हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअली सोचो यहां से मान लो ये लाइन जनरेट हुई है, ठीक है, तो पक्का ऐसा थोड़ा ना यहां जनरेट हुई है, ये अंदर भी तो है ना, तो ये अंदर भी गई होंगी 3 लाइन, यदि 3 बाहर निकली हैं तो इससे, तो इसका मतलब जितनी लाइन अंदर जाएंगे उतनी बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि अलग से इसको तोड़ के रख दिया और साउथ पोल है ही नहीं इस मैग्नेट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्लोज लूप कोई भी होगा, क्लोज लूप का फॉर्मेशन तो हमेशा फ्लक्स जो है उस केस में क्या आएगा, क्लोज सरफेस के लिए जीरो आएगा, लूप नहीं सॉरी सरफेस। ठीक है, ये नोट कर लो, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स लिख लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट की यदि बात करें, देखो बेटा ये बार मैग्नेट है, 2 पोल है, मैग्नेटिक मूवमेंट तो, या फिर मैं कहूं कि बार मैग्नेट जो है जैसे एक डाइपोल होता था, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा था, जिसके कॉम्बिनेशन को हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला था। सेम ऐसे यहां प्लस एम और माइनस एम को कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया हमने, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। इसका मतलब जो बार मैग्नेट है वो एज इक्विवेलेंट है मैग्नेटिक डाइपोल, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि इसको हमने मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो एल इफेक्टिव है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्वल होगा स्मॉल एम जो कि पोल स्ट्रेंथ है इनटू एल इफेक्टिव। ठीक है, ये है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती थी? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ऐसे ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। माइनस क्यू मतलब माइनस एम, प्लस क्यू मतलब प्लस एम। तो इस डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया इसका, स्मॉल एम इंटू एल इफेक्टिव। ठीक है, और इसी से फिर बाद में मैंने बताया था कि एक करंट कैरिंग लूप जो होता है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। और याद करो, करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आया था आई इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। यदि नंबर ऑफ टर्न दे रखे हो तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब बातें हम कर चुके हैं वैसे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया इसका, स्मॉल एम इंटू एल इफेक्टिव। इसकी जो एसआई यूनिट आएगी एम्पियर इंटू मीटर, तो स्मॉल एम की थी और 1 मीटर और आ गया था एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट आ गई। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो दो मैग्नेट जो हैं, ये जो पोल जो हैं, ये जैसे चार्ज के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होता है, ऐसे ही दो पोल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स भी न्यूटन ने बता दिया। तो वो देखते हैं, सॉरी कुलाम ने जैसे दो चार्ज के बीच में बताया था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही दोनों पोल के बीच में भी एक फोर्स लगता है, बस के की जगह कुछ कांस्टेंट अलग आएगा और M1 M2 की जगह ये पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो बेटा, ये है M1, ये है M2, ये है पोल स्ट्रेंथ। वैसे इंडिविजुअल पोल एग्जिस्ट नहीं करते, पर मैं मान रहा हूं कि यदि एक पोल ऐसा और एक पोल ऐसा, ऐसा तो हो सकता है दूसरे मैग्नेट के दूसरे पोल को इसके पास लेके आए, तो इन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स होगा। तो दो पोल्स के बीच का जो फोर्स है वो M1 M2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां पे के की बजाय क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बन जाएगा M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और बेटा एक पोल के ऊपर एक फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन ए पोल इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ऐसे यहां पे F इज इक्वल टू M इंटू बी होगा। मैग्नेटिक फील्ड में यदि M स्ट्रेंथ के पोल को रख दिया जाए तो फोर्स होगा M इंटू बी। तो ये वैसे है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज के लिए पढ़ा था, ऐसे ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक पोल्स के लिए हो जाएगा। जैसे चार्ज एज एन इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे पोल, वहां पे कांस्टेंट आता था K 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी मोटी बातें हो गई, इसको लिखो, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। लिख लिया होगा बेटा? बेसिक बातें हैं बेटा, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड से चल रहा हूं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करें कितनी होगी फील्ड स्ट्रेंथ, तो देखो पहला बात करते हैं ऑन इट्स एक्सिस, मैग्नेट की एक्सिस पर
ये मैग्नेट है, ये है -m, ये है +m, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है कैपिटल M। साउथ से नॉर्थ होगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसकी एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस पर यहां इस सेंटर से r डिस्टेंस पर, ठीक है, सेंटर से r डिस्टेंस पे यहां एक पॉइंट P है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो बेटा, इसका जो मेथड है वो पूरा वैसे ही जाएगा। +m के कारण लिखेंगे, -m के कारण लिखेंगे, ठीक है। +m के कारण इधर की तरफ आएगी B ड्यू टू +m, -m के कारण अट्रैक्शन वाली आएगी B ड्यू टू -m। इन दोनों में से ये पास में है, इसकी बड़ी होगी, तो ये डिस्टेंस जो है, मैंने कहा सपोज ये लेंथ है L, तो ये हो जाएगी R - L/2, और ये हो जाएगी R + L/2। जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए लिखा था, इसकी फील्ड माइनस इसकी फील्ड नेट आया था, तो यहां पे बी नेट जो होगा वो आएगा μ0/4π। एक पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होती है, अलग से लिखना चाहो तो लिख लेना, वहां पे B = होती है, जैसे वहां KQ/r² होती थी, K की जगह आ जाएगा μ0/4π, Q की जगह आ जाएगा m/r²। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड एक पोल के कारण, ड्यू टू ए पोल, ठीक है। B = μ0/4π m/r²। अभी जैसे वहां पे फोर्स लिखा था, वहीं पे ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसके कारण आएगा m/, स्मॉल m है बेटा, ध्यान रखना, स्मॉल m/r हो जाएगा R - L/2 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल m/r + L/2 का स्क्वायर। याद करो, डायपोल के लिए भी हमने ऐसा ही किया था, सेम। इसको एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, पूरा स्क्वायर ओपन करके सोल्व करेंगे पूरा, और फिर एक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन L, मतलब ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस जो है सेंटर से, ये इस मैग्नेट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जो बार मैग्नेट है वो स्मॉल है, स्मॉल बार मैग्नेट। बड़ा मैग्नेट नहीं है, कोई छोटा मैग्नेट है, और ये जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो उस केस में जो बी नेट निकल के आएगा वो आ जाएगा μ0/4π 2m/r³। यहां m जो है ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, m जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है बेटा। तो देखो सारी चीजें वैसी आ रही है, बस k की जगह वहां होता था 2kp/r³, यहां क्या हो गया, k की जगह तो आ गया μ0/4π, और 2p तो है ही, p की जगह m हो गया /r³, वही सेम है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में होगी, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब ये जो मैग्नेट है ये साउथ है, ये नॉर्थ है। यदि मैं A पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो वो भी इधर होगी, यदि मैं B पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो वो भी इधर होगी, ठीक है। दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी तो इधर ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस पर इसी डायरेक्शन में होगा, चाहे वो इसके इधर की तरफ हो, चाहे वो इसके इधर की तरफ हो, कोई दिक्कत। इसलिए साउथ के अंदर की तरफ आ रही है, नॉर्थ से बाहर की तरफ जा रही है। तो ये इसकी एक्सिस पर फील्ड की बात होगी, इसको नोट करो। फिर हम बात करते हैं इसके इक्वेटर पर, लिख लिया। सेकंड, ऑन इट्स इक्वेटर ये मैग्नेट होगी, ये +m, ये -m, ठीक है।
ये इसका इक्वेटर हो गया। यहां सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट है माइनस m के कारण। माइनस m के कारण अंदर की तरफ अट्रैक्शन आएगा जैसे माइनस q के कारण आता था, प्लस m के कारण, प्लस m के कारण इधर की तरफ आएगी ऐसे। दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो ये सेम रहेगा और दोनों की नेट इधर आ जाएगी बी नेट। देखो डाइपोल में भी ऐसा हुआ था। ये डिस्टेंस l/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी l/2 का स्क्वायर प्लस r² का रूट। दोनों का फॉर्मूला रखेंगे, दोनों का इधर वाला कंपोनेंट लेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सेम वैसा ही है। पूरा सोल्व करने में समझता हूं नहीं कि जरूरी है यहाँ पे, वहां सोल्व किया हुआ है अपना। तो ये जो नेट निकल के आएगा, ये निकल के आता है μ0/4π m/r³। लेकिन यदि डायरेक्शन देखो तो ये साउथ से नॉर्थ, ये है m डायरेक्शन, लेकिन b की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं साइन की, तो ये आएगा कुछ ऐसे, बी नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये वेक्टर। मतलब जिधर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होती थी, और 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। यदि थर्ड केस बात करें, इन जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट r, थीटा, तो ये मैग्नेट हो गई। यहां से मैग्नेटिक एक्सिस से थीटा एंगल पर और r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है। तो यहां फिर से इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा इधर की तरफ m cos थीटा, एक होगा इसके परपेंडिकुलर m sin थीटा। ये कैपिटल M है बेटा। ठीक है। तो m cos थीटा के कारण तो एक्सिस पर आएगी, b पैरेलल बोल देता हूं, और इसके कारण b परपेंडिकुलर बोल देता हूं। तो दोनों के ऊपर ऐसे कुछ आ जाएगी बी नेट। यदि मैं बात करूं बी पैरेलल, तो ये बन जाएगी μ0/4π। एक्सिस की है तो ट्वाइस होती है 2, लेकिन m यहां पे m नहीं है, m cos थीटा है अपॉन r³। ये तो बी पैरेलल होगी। बी परपेंडिकुलर की बात करूं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ हम, μ0/4π m sin थीटा अपॉन r³। ये होगी बी नेट जो होगी, दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तो रूट ओवर, ये कॉमन जो है कॉमन ले लो पहले, μ0/4π कॉमन आ गया, m/r³ भी कॉमन आ गया, और यहां से आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा sin स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर एक कोस स्क्वायर मिलकर 1 बन जाएगा, तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा, सेम जैसा वहां बना था। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और यदि मैं ये एंगल कहूं फाई है, तो tan फाई क्या आ जाएगा, बी परपेंडिकुलर अपॉन बी पैरेलल, बी परपेंडिकुलर ये और बी पैरेलल ये। तो देखो μ0/4πr³ सब कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, मतलब tan θ/2 बनेगा। वहां भी यही आया। वहां हमने ये भी देखा था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, यदि इस मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चाहते हो, तो याद करो tan θ = √2 आया था, ±√2। तो वो रिजल्ट यहां भी आएगा, tan इनवर्स ±√2 एंगल पे। यहां से tan इनवर्स ±√2 एंगल पे जाओगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। सेम चीजें हैं बेटा, मैं उन चीजों को रिपीट करके क्या फायदा है, पर इसको नोट कर लो फिर भी। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बातें होगी, नोट करो, लिख लिया होगा। इसके बाद बेटा आगे बातें करते हैं हम
मैग्नेटिक टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क की बात कर लेते हैं। देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे एक बार मैग्नेट रख दिया हमने किसी एंगल, ये जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साथ वो थीटा है। थीटा इसका मतलब नॉर्थ पोल इधर रहा होगा और साउथ पोल इधर रहा होगा, मतलब ये तो रहा होगा प्लस एम और ये रहा होगा माइनस एम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है। इसके ऊपर टॉर्क की बात कर लेते हैं। बेटा ये प्लस एम है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, जैसे प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे इस पे लगेगा इधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कितना होगा एम इंटू बी, बोलो होगा या नहीं। इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा एम इंटू बी। इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है। ठीक है, तो देखो ये कपल फोर्स हो गई। कपल फोर्स क्या होते हैं बेटा, जिन दोनों का नेट फोर्स तो जीरो हो लेकिन नेट टॉर्क जीरो ना हो। एफ नेट तो जीरो है लेकिन टॉर्क नेट जो है वो जीरो नहीं है। देखो इन दोनों का रोटेट करेगी, इसका मतलब ये क्या है कपल फोर्स। और कपल फोर्स की क्या खासियत होती है, कपल फोर्स की खासियत होती है कि टॉर्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में निकालो, किसी भी पॉइंट के क्रॉस निकालो, सभी पॉइंट से सेम आएगा। मतलब सेंटर से लो, इससे लो, इससे लो, बाहर के किसी पॉइंट से निकालो, नेट टॉर्क हमेशा हर पॉइंट से क्या आएगा सेम आएगा। नेट टॉर्क will be same from each point। किसी भी पॉइंट से जो नेट टॉर्क है वो क्या आएगा सेम आएगा। कितना आएगा उसकी बात कर लेते हैं। जो टॉर्क आएगा बेटा वो होता है फोर्स इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। वैसे यदि मैं बात करूं यहां पे निकालने की तो चलो सेंटर से निकाल लेते हैं। ठीक है, अबाउट सेंटर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से एल बाई टू, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो एल बाई टू का साइन थीटा, एल बाई टू साइन थीटा। ये किधर की तरफ इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये वाला भी क्लॉकवाइज, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा एम इंटू बी इंटू एल बाई टू साइन थीटा। तो नेट टॉर्क जो निकल के आएगा वो आ जाएगा एम बी इंटू एल साइन थीटा, ये निकल के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा एम इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। एम इंटू एल ये मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया, ये आ गया कैपिटल एम बी साइन थीटा। कैपिटल एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, एम बी साइन थीटा। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वो क्या आ जाएगा बेटा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे P क्रॉस E आया था वैसे यहां M क्रॉस B आ गया। तो देखो रिजल्ट कुछ वैसे आ रहे हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़े थे सारे ये। ठीक है, तो M क्रॉस B आ गया। M क्रॉस B इसलिए बोला बेटा देखो ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो M क्रॉस B निकाल के देखते हैं। M की जो डायरेक्शन है मैग्नेट की डायरेक्शन में ऐसे साउथ से नॉर्थ, और B इधर है तो M क्रॉस B जो है इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और क्लॉकवाइज को भी हम क्या बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन तो बोलते हैं। तो इसलिए देखो डायरेक्शन दोनों की सेम आ रही है। इसको याद रखने के लिए मैंने वहां ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था वो हमेशा किधर की तरफ अलाइन करने की कोशिश करता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। सेम ऐसे यहां होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जो होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। मतलब यदि ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ऐसे ही वो रखा हो तो टॉर्क जीरो, यदि ऐसे घुमाएंगे तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो वापस आने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें देखो हमने वहां पे लिखी हुई है, वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट कर लो फिर भी इसको।
लिख लो बेटा, लिख लिया होगा। वहां पे याद करो हमने डायपोल की इंटरेक्शन एनर्जी या फिर हम कहें पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसे यहां मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है। देखो बेटा, मैग्नेट हमने यहां रखी हुई है ऐसे, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। यहां से थीटा एंगल पे रखी हुई है हमने। यदि हम इसको इसके ऊपर देखो टॉर्क लग रहा होगा जो कि इधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा इसको, मैग्नेटिक टॉर्क जो है एम क्रॉस बी। तो देखो इसको रोकने के लिए एक्सटर्नल लगाया होगा। यदि मैंने इसको थीटा से रोटेट करना है, मेरे को इस मैग्नेट को यहां से ऐसे रोटेट करना है, तो सिंपल सी बात है, इसको रोटेट करने के लिए मेरे को एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जो कि जो मैग्नेटिक टॉर्क है उसको बैलेंस करता जाए और धीरे 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 इसको रोटेट करना है। तो मैंने कहा सपोज डी थीटा से रोटेट करना है, यहां से यहां लेके आ गए, ये जो एंगल रोटेट हुआ ये डी थीटा आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको डी थीटा से रोटेट कर दिया। तो ध्यान से देखना, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, मैग्नेटिक टॉर्क जो होगा वेक्टर फॉर्म में वो हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और वो आएगा बेटा इधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर को मैं बोल देता हूं माइनस के कैप, इनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए, ठीक है। तो देखो नेट टॉर्क एक्सटर्नल जो है प्लस टॉर्क मैग्नेटिक जो है वो नेट जीरो होना चाहिए। क्योंकि देखो जब भी हम इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे वहां हमने याद करो कहा था कि एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे और धीरे धीरे लेके आएंगे विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना चाहते। तो सेम चीज यहां भी है, यदि हम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना चाहते इस मैग्नेट की, तो इसको स्लो रोटेट करना पड़ेगा। तो नेट टॉर्क इस मैग्नेट पे हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो, बिकॉज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, तो यहां से हमें जो एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो आ गया माइनस एम बी साइन थीटा। माइनस तो हट जाएगा बेटा, ये माइनस के कैप की जगह आ जाएगा प्लस के कैप, बस। तो एक्सटर्नल टॉर्क आ गया एम बी साइन थीटा के कैप। यदि मैं डी थीटा वेक्टर की बात करूं, रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और रोटेशन को हमेशा राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह रही है मतलब आउटवर्ड, मतलब प्लस के कैप। तो ये आ जाएगा डी थीटा के कैप, ठीक है। तो अब यदि बात करें डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क डॉट डी थीटा, ठीक है, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ऐसा होता है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल ये आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास ये है और डी थीटा ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो के कैप 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा, क्या बन जाएगा माइनस कोस थीटा। तो माइनस यहां आ गया और कोस लिमिट रखूंगा तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। ये है वर्क डन टू रोटेट मैग्नेट फ्रॉम थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट मैग्नेट फ्रॉम
थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, ये एक्सटर्नल एजेंट है। अब देखो बेटा, मुझे पता है, वी नो दैट जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है W एक्सटर्नल के इक्वल। चेंज इन इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो पहले इधर नोट करो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले नोट कर लो इसको बेटा, लिख लिया होगा, मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो यहां से देखो, मैंने कहा, और देखो मैंने रेफरेंस के लिए क्या लिया, फॉर रेफरेंस मैंने मान लिया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यू क्या हो गया? जीरो। जैसे डाइपोल के लिए हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रेफरेंस जीरो मानते हैं, यहां भी ये रेफरेंस जीरो लिया जाता है। तो 90 पर रेफरेंस क्या ले लिया? जीरो। तो मैं कहूंगा डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो अब मैं क्या करता हूं, पुट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 कोई भी जनरल थीटा रख दिया। तो डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको लिख दूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल थीटा 2 था, तो यह आ जाएगा यू एट थीटा माइनस यू एट 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री। ये तो हो गया जीरो, और यहां रेफरेंस ये मैंने जीरो लिया था, तो किसी एंगल थीटा पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई माइनस एम बी कोस थीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यू एट थीटा इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसे माइनस पी डॉट ई आया था, ये यहां पे माइनस एम डॉट बी आ गया। यहां भी रिजल्ट देखो सेम ही आया। ये इसकी इंटरेक्शन एनर्जी हो गई। ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा, लिख लिया होगा बेटा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसके अंदर एक बार मैग्नेट रखी है हमने। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैपिटल एम है। ठीक है, अब देखो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। देखो, इस मैग्नेट को इसमें रख दिया हमने, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है, मैग्नेटिक फील्ड b में रख दिया। तो स्मॉल ऑसिलेशन मतलब इसको हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया। तो जैसे इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे तो वापस आएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, बी भी इधर है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगी। इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो मैं कहूंगा कि देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यदि इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे थीटा से, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो टॉर्क जो आएगा नेट वो आ जाएगा एम बी साइन थीटा। व्हेन थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा को लगभग क्या लिख दूंगा? थीटा। तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा? एम बी इंटू थीटा। तो ये जो टॉर्क कांस्टेंट है एम बी बन जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। आई किसके अबाउट लेंगे? अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कोई भी फ्री ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर सकता है। यदि हिंज होता तो हिंज के अबाउट ले लेते, यदि फ्री है तो ये ले लेंगे। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी।
ऐसे ही देखो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ bar magnet is cut in two pieces, two parts. पहला ये along the length और दूसरा along the equator या फिर परपेंडिकुलर टू दी लेंथ। दोनों केस में बताना है, तो ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूं, ए बी। तो ए केस करते हैं, लेंथ के अलोंग दो पार्ट करेंगे, तो ये मैग्नेट है, इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे, तो एक पार्ट ये बन जाएगा, एक पार्ट ये बन जाएगा। याद करो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टाइम पे बताया था, यदि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाएगा दोनों का, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ तो सेम है लेकिन ये पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो गया। देखो यदि मैं बात करूं मास, पहले m था तो अब m/2 बन गया होगा। लेंथ पहले l थी तो अभी भी l ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले I था तो अब कितना बन गया होगा, I एक्चुअल में क्या था, ml²/12, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12। m बन गया हाफ, l बन गया le, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाफ बन गया। मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट पहले m था अब m/2 बन गया, तो टाइम पीरियड जो होता है t डैश विल बी इक्वल टू 2π√I डैश बाई m डैश इंटू बी, यही बन जाएगा। टाइम पीरियड जो नया वाला आएगा वो I डैश नया वाला लिख देंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट भी नया वाला लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2π√I क्या हो गया I/2, m भी क्या हो गया m/2 इंटू बी। तो ध्यान से देखो t डैश इक्वल टू t आ गया। मतलब यदि इस बार मैग्नेट को ऐसे हाफ कट कर देंगे लेंथ के अलोंग, तो इसके दोनों जो पार्ट में से किसी एक पार्ट को यदि टाइम पीरियड करवाएंगे, मतलब इसको काटा, एक को लेके गए मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया, ऑसिलेशन करवाया, टाइम पीरियड निकाला, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या आ गया, सेम। मतलब पूरे को रखो या ऐसे काट के एक को रखो, दोनों केस में टाइम पीरियड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ऐसे परपेंडिकुलर काटेंगे तो उस केस में थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, पहले इसको लिखो फिर नेक्स्ट परपेंडिकुलर वाला केस करते हैं। लिख लिया होगा। अब देखो बी पार्ट करते हैं इसका, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। बी पार्ट में देखो यदि इसको ऐसे काटेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मैग्नेट थी, ऐसे काटा, मैग्नेटिक मूवमेंट m था, तो इधर से जो दो पार्ट हमें मिलेंगे ऐसे, लेंथ l/2 हो गई, मैग्नेटिक मूवमेंट भी m/2 हो गया, तो मास हाफ ही होगा, सिंपल सी बात है। लेंथ l/2 हो जाएगी इस बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, तो m बन गया 1/2 और एक 1/4 यहां से आएगा, तो ये 1/8 आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो गया, टाइम पीरियड में 2.8 I डैश बाई m डैश भी लिखेंगे, तो ये I/8 आ जाएगा, यहाँ पे m/2 ही आएगा,
तो ये 1/4 वाला फैक्टर बाहर आएगा तो ये t/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t डैश इज इक्वल टू t/2। ठीक है, ऐसे। यदि बेटा इसको दो पार्ट में ना करके n पार्ट करते तो वही देखो ये होता m/n, l/n, ये वाला करते तो ये n स्क्वायर रूट के अंदर आता तो बाहर आता t/n। तो इसको नोट करके लिख भी देंगे, यहाँ पे नोट करके क्या मैं इधर लिख देता हूं। यदि एक मैग्नेट है ऐसे, इसको n पार्ट में तोड़ दिया ऐसे, n इक्वल पार्ट्स, तो ये जो लेंथ आएगी l/n आ जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट भी m/n आएगा, तो टाइम जो होगा वो t/n हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे n पार्ट में करेंगे तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। नोट करो इसको बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें दो मैग्नेट को हमने पास में रख दिया चिपका के। ठीक है, ये मैग्नेट जो है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m1 है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट m2 है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। ये इसका साउथ है, नॉर्थ है, मतलब सेम मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, सेम करके चिपका दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। तो कुछ नहीं बेटा, टाइम पीरियड 2π√I/m भी होता है, आई दोनों का नेट जुड़ जाएगा, I1 प्लस I2, m भी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये 2π√I/m हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू बी। लेकिन यदि ऐसा होता दोनों को चिपकाया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को कर दिया होता, मतलब ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये m1 I1, ये m2 I2, तो इस बार जो टाइम पीरियड आता है 2π√। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बेटा स्केलर क्वांटिटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे करके चिपका रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एड ही होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो देखेंगे कि m1 बड़ा है या m2। m1 बड़ा है तो m1 के हिसाब से डायरेक्शन आएगी, m2 बड़ा है तो m2 के हिसाब से डायरेक्शन आएगी। पर हमें तो ये लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2, जो भी बड़ा है मुझे मतलब नहीं है, इंटू बी, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है ऐसे बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मैग्नेट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया हमने। कंपैरिजन भी कर सकते हैं मैग्नेट, वहां पे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में पढ़ा था, ऐसे हम मैग्नेटिक डाइपोल के केस में पढ़ रहे हैं। सारी चीजें वहां से रिलेट कर सकते हैं हम, कांस्टेंट के को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, चार्ज को किससे करना है, पी को किससे करना है, इन सब चीजों को रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके बेटा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।